दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि इस समय हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। रचनाओं के अध्ययन के क्रम में दोस्तों सबसे पहले हमने हमारे पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे थे, हमने सभी उपन्यासों का अध्ययन कर लिया है। और जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी थी, सभी कहानियों का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हमने दोस्तों नाटक का अध्ययन करना शुरू किया था। और नाटकों के क्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त नाटक, जो कि प्रसाद जी का एक ऐतिहासिक नाटक है, उसका अध्ययन करना शुरू किया था। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले चंद्रगुप्त नाटक के 3 वीडियो बन चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो उनमें आप सबसे पहले जाइए। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह करके 3 पार्टों में वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। आज हम दोस्तों उसी क्रम में चौथा पार्ट चंद्रगुप्त नाटक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग बीच से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है आप लोगों से कि जब भी आप चंद्रगुप्त नाटक का अध्ययन करना शुरू करिए तो सबसे पहले शुरू से प्लेलिस्ट, आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चंद्रगुप्त नाटक की, तो आप लोग पार्ट 1 उसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आज का वीडियो पार्ट 4 है। तो दोस्तों इस तरह करके आप लोग वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि बीच से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा चंद्रगुप्त नाटक, और क्या कहते हैं, मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले भी चंद्रगुप्त नाटक के वीडियो बन चुके हैं। इसलिए आप लोग क्रम से देखिए चंद्रगुप्त नाटक का पार्ट 1, सेकंड, थर्ड, 4, इस तरह करके सभी, तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो आज हम दोस्तों जितना पिछले पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, उसके आगे आज हम दोस्तों चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष, यहाँ से हमें आज अध्ययन करना है। तो आप लोगों से यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोगों को अगर चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हमारे लाभ पहुंच सके। आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त नाटक यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हमारे लगा हुआ है, बिहार का जो स्टेट का पाठ्यक्रम है उसमें भी लगा हुआ है, और भी कई स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम हैं उनमें लगा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है, नेट सेट में लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक में, जैसे उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण गोदान उपन्यास है, मैलांचल है, इस तरह करके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह नाटकों में चंद्रगुप्त नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, अधिकांश परीक्षाओं में लगा रहता है पाठ्यक्रम में, इसलिए अच्छे से इसका अध्ययन करिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के समय का भारतवर्ष। भारत भूमि अतीव उर्वरा थी। कृत्रिम जल स्रोत जो कि राजकीय प्रबंध से बने थे, खेती के लिए बहुत लाभदायक थे। प्राकृतिक बड़ी बड़ी नदियां अपने तट के भूभाग को सदैव उर्वर बनाती थी। एक वर्ष में 2 बार अन्न काटे जाते थे। यदि किसी कारण से एक फसल ठीक न हुई तो दूसरी अवश्य इतनी होती कि भारतवर्ष को अकाल का सामना नहीं करना पड़ता था। कृषक लोग बहुत शांति प्रिय होते थे। युद्ध आदि के समय में भी कृषक लोग आनंद से हल चलाते थे। उत्पन्न हुए अन्न का चतुर्थांश राजकोष में जाता था। कुल मिला के 1/4 जितना पैदा होता था ना, उसका 1/4 टैक्स के रूप में जाता था राज्य में। तो उत्पन्न हुए अन्न का चतुर्थांश राजकोष में जाता था। खेती की उन्नति की और राजा का भी विशेष ध्यान रहता था। कृषक लोग आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते थे। दलदलों में अथवा नदियों के तटस्थ भूभाग में फल फूल भी बहुतायत से उगते थे और ये सुस्वादु तथा गुणदायक होते थे। जानवर भी यहाँ अनेक प्रकार के यूनानियों ने देखे थे। वे कहते हैं कि चौपाए यहाँ जितने सुंदर और बलिष्ठ होते थे वैसे अन्यत्र नहीं। यहाँ के सुंदर बैलों को सिकंदर ने यूनान भी भेजा था। जानवरों में जंगली और पालतू सब प्रकार के यहाँ मिलते थे। पक्षी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में बहुत प्रकार के थे, जो अपने घोंसलों में बैठकर भारत के सुस्वादु फल खाकर कमनीय कंठ से उसकी जय मनाते थे। धातु भी यहाँ प्रायः सब उत्पन्न होते थे। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जस्ता इत्यादि यहाँ के खानों में से निकलते और उससे अनेक प्रकार के उपयोगी अस्त्र शस्त्र, साज, आभूषण इत्यादि प्रस्तुत होते थे। शिल्प यहाँ का बहुत उन्नत अवस्था में था, क्योंकि उसके व्यवसायी सब प्रकार के कर से मुक्त होते थे। यही नहीं, उनको राजा से सहायता भी मिलती थी, जिससे कि वे स्वच्छंद होकर अपना कार्य कर सके। क्या विधि विडंबना है
उसी भारत के शिल्प की, जहाँ के बनाए आडंबर तथा शिल्प की वस्तुओं को देखकर यूनानियों ने कहा था कि भारत की राजधानी पाटलिपुत्र को देखकर फारस की राजधानी कुछ भी नहीं प्रतीत होती। शिल्पकार राजकर से मुक्त होने के कारण राजा और प्रजा दोनों के हितकारी यंत्र बनाता था, जिससे कार्यों में सुगमता होती थी। प्लीनी दोस्तों क्या कहते, प्लीनी कहता है भारतवर्ष में मनुष्य 5 वर्ग के हैं। एक जो लोग राज्यसभा में कार्य करते हैं, दूसरे सिपाही, तीसरे व्यापारी, चौथे कृषक और एक 5वां वर्ग भी है जो कि दार्शनिक कहलाता है। पहले वर्ग के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, जो कि नीतिज्ञ होकर राज्यसभा में धर्माधिकार का कार्य करते थे, और सिपाही लोग अवश्य क्षत्रिय ही थे। व्यापारियों का वणिक संप्रदाय था। कृषक लोग शूद्र अथवा दास थे, पर वह दासत्व तो सुसभ्य लोगों की गुलामी नहीं थी। 5वां वर्ग उन ब्राह्मणों का था जो संसार से एक प्रकार से अलग होकर ईश्वर आराधना में अपना दिन बिताते तथा सदुपदेश देकर संसारी लोगों को आनंदित करते थे। वे स्वयं यज्ञ करते थे और दूसरे का यज्ञ कराते थे। संभवतः वे ही मनुष्यों का भविष्य करते थे, और यदि उनका भविष्य कहना सत्य न होता तो वे फिर उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। भारतवासियों का व्यवहार बहुत सरल था। यज्ञ को छोड़कर वे मदिरा और कभी नहीं पीते थे। लोगों का व्यय इतना परिमित था कि वे सूद पर ऋण कभी नहीं लेते थे। भोजन वे लोग नियत समय में तथा अकेले ही करते थे। व्यवहार के वे लोग बहुत सच्चे होते थे। झूठ से उन लोगों को घृणा थी। बारीक मलमल के कामदार कपड़े पहनकर वे चलते थे। उन्हें सौंदर्य का इतना ध्यान रहता था कि नौकर उन्हें छाता लगाकर चलाता था। आपस में मुकदमे बहुत कम होते थे। विवाह एक जोड़ी बैल देकर होता था, और विशेष उत्सव में आडंबर से कार्य करते थे। तात्पर्य यह है कि महाराज चक्रवर्ती चंद्रगुप्त के शासन में प्रजा शांतिपूर्वक निवास करती थी और सब लोग आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। शिल्प वाणिज्य की अच्छी उन्नति थी। राजा और प्रजा में विशेष सद्भाव था। राजा अपनी प्रजा के हित साधन में सदैव तत्पर रहता था। प्रजा भी अपनी भक्ति से राजा को संतुष्ट रखती थी। चक्रवर्ती चंद्रगुप्त का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग था। अब दोस्तों चाणक्य के बारे में देखते हैं कि चाणक्य कौन था। चाणक्य, इनके बहुत से नाम मिलते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, वात्सायन, दुर्मिल इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाम हैं। भारतीय पर्यटक इन्हें दक्षिण देशी कोकणस्थ ब्राह्मण लिखते हैं, और इसके प्रमाण में वे लिखते हैं कि दक्षिण देशी ब्राह्मण प्रायः कूटनीति पटु होते हैं। चाणक्य की कथाओं में मिलता है कि वह श्याम वर्ण के पुरुष तथा कुरूप थे, क्योंकि इसी कारण से वह नंद की सभा से श्राद्ध के समय हटाए गए। जैनियों के मत से चाणक्य गोल्ल ग्रामवासी थे और जैन धर्मावलंबी थे। वह नंद द्वारा अपमानित होने पर नंद वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा करके बाहर निकल पड़े और चंद्रगुप्त से मिलकर उसे कौशल से नंद राज्य का स्वामी बना दिया। बौद्ध लोग उन्हें तक्षशिला निवासी ब्राह्मण बतलाते हैं और कहते हैं कि धनानंद को मारकर चाणक्य ही ने चंद्रगुप्त को राज्य दिया। पुराणों में मिलता है कौटिल्यो नाम ब्राह्मण समुद्रस्यति अस्तु। सबकी कथाओं का अनुमान करने से जाना जाता है कि चाणक्य ही चंद्रगुप्त की उन्नति के मूल हैं। कामदकीय नीतिसार में ये लिखा है, यस्याभिचार वज्रेण वज्र ज्वलंत तेजस पापात मूलत श्री मानुष्य पर्वतानंद पर्वत एकाकी मंत्र सशक्तया सक्त शक्तिधरो परम आजहार नृपचंद्रम चंद्रगुप्ताय मेदिनीम नीतिशास्त्रामृत धीमानार्थार्थम महोदवे य उद्धृते नमस्तभ्ये विष्णुगुप्ताय वेदसे। चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक मंत्री चाणक्य ही था, पर यह ठीक नहीं ज्ञात होता कि वह कहाँ का रहने वाला था। जैनियों के इतिहास से बौद्धों के इतिहास को लोग प्रामाणिक मानते हैं। हेमचंद्र ने जिस भाव से चाणक्य का चित्र अंकित किया है वह प्रायः अस्वाभाविक घटनाओं से पूर्ण है। जैन ग्रंथों और प्रबंधों में प्रायः सभी को जैन धर्म में किसी न किसी प्रकार आश्रय लेते हुए दिखाया गया है। यही बात चंद्रगुप्त के संबंध में भी है। श्रवण गोलबेला वाले लेख के द्वारा, जो किसी जैन मुनि का है, चंद्रगुप्त को राज छोड़कर यति धर्म ग्रहण करने का प्रमाण दिया जाता है। अनेकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि उसका साथी चाणक्य भी जैन था।
अर्थशास्त्र के मंगलाचरण का प्रमाण देकर यह कहा जाता है कि नमः शुक्र बृहस्पतिभ्य। ऐसा मंगलाचरण आचार्यों के प्रति कृतज्ञता सूचक वैदिक हिंदुओं का नहीं हो सकता, क्योंकि वे प्रायः ईश्वर को नमस्कार करते हैं। किंतु कामसूत्र के मंगलाचरण के संबंध में क्या होगा, जिसका मंगलाचरण है नमो धर्मार्थ कामेभ्यो, इसमें भी तो ईश्वर की वंदना नहीं की गई। तो क्या वात्सायन भी जैन थे? इसलिए यह सब बातें व्यर्थ है। जैनों के अतिरिक्त जिन लोगों का चरित्र उन लोगों ने लिखा है उसे अद्भुत, कुत्सित और अप्रासंगिक बना डाला है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ भारतीय चरित्रों को जैन ढांचे में ढालने का जैन संस्कृत साहित्य द्वारा असफल प्रयत्न किया गया है। यहाँ तक उन लोगों ने लिख डाला है कि चंद्रगुप्त को भूख लगी तो चाणक्य ने एक ब्राह्मण के पेट से गुलगुले निकाल कर खिलाए। ऐसी अनेक आश्चर्यजनक कपोल कल्पनाओं के आधार पर चंद्रगुप्त और चाणक्य को जैन बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए बौद्धों के विवरण की ओर ही ध्यान आकर्षित होता है। बौद्ध लोग कहते हैं कि चाणक्य तक्षशिला निवासी थे, और इधर हम देखते हैं कि तक्षशिला में उस समय विद्यालय था जहाँ की पाणिनि, जीवक आदि पढ़ चुके थे। अस्तु संभवतः चाणक्य जैसा कि बौद्ध लोग कहते हैं तक्षशिला में रहते या पढ़ते थे। जब हम चंद्रगुप्त की सहायक सेना की ओर ध्यान देते हैं तो यह प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि चाणक्य का तक्षशिला से अवश्य संबंध था, क्योंकि चाणक्य अवश्य उनसे परिचित थे, नहीं तो वे लोग चंद्रगुप्त को क्या जानते। हमारा यही अनुमान है कि चाणक्य मगध के ब्राह्मण थे, क्योंकि मगध में नंद की सभा में वो अपमानित हुए थे। उनकी जन्मभूमि पाटलिपुत्री थी। ये दोस्तों तक्षशिला के बारे में देखते हैं कि तक्षशिला के बारे में क्या कहा गया है। कनिंघम साहब वर्तमान शाह देहरी के समीप में तक्षशिला का होना मानते हैं। रामचंद्र के भाई भारत के 2 पुत्रों के नाम से उसी की ओर 2 नगरियां बसाई गई थी। तक्ष के नाम से तक्षशिला और पुष्कल के नाम से पुष्कलावती। तक्षशिला का विद्यालय उस समय भारत के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक था। देखते हैं दोस्तों आगे। पाटलिपुत्र इस समय प्रधान नगरी थी। चाणक्य तक्षशिला में विद्या व्ययन करके वहाँ से लौट आए। किसी कारणवश वहाँ राजा पर कुपित हो गए, जिसके बारे में प्रायः सब विवरण मिलते जुलते हैं। वह ब्राह्मण भी प्रतिज्ञा करके उठा कि आज से जब तक नंद वंश का नाश न कर लूँगा, सीखा न बांधूंगा। और फिर चंद्रगुप्त को मिलाकर जो जो कार्य उन्होंने किए वह पाठकों को ज्ञात ही है। जहाँ तक ज्ञात होता है कि चाणक्य वेद धर्म विलंबी, कूट राजनीतिज्ञ, प्रखर प्रतिभावान और हठी थे। उनकी नीति अनोखी होती थी और उसमें अलौकिक क्षमता थी। नीति शास्त्र के आचार्यों में उनकी गणना है। उनके बनाए नीचे लिखे हुए ग्रंथ बतलाए जाते हैं। चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, न्याय भाष्य। यह अवश्य कहना होगा कि वह मनुष्य बड़ा प्रतिभाशाली या जिसके बुद्धिबल द्वारा प्रशासित राज कार्यक्रम से चंद्रगुप्त ने भारत का साम्राज्य स्थापित करके उस पर राज्य किया। अर्थशास्त्र में स्वयं चाणक्य ने लिखा है, येन शस्त्रचा शास्त्र चा नंद राजा राजागता चा भू अर्म पर्णयो द्वृत्तान्त्यों ने तेन शास्त्रमिदं कृतम। अब दोस्तों देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अब दोस्तों यहाँ से हमारा असली नाटक शुरू हो रहा है। अभी तक हम परिचय पढ़ रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, अब हमारा यहाँ से असली नाटक शुरू होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये नाटक दोस्तों, नाटक में सबसे पहले पात्र परिचय देखे जाते हैं। तो इसमें देखिए पात्र परिचय चंद्रगुप्त नाटक के। अब हम लोग यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे नाटक, जो चंद्रगुप्त मौर्य नाटक है। पात्र परिचय देखिए, पात्र परिचय में पुरुष परिचय देखिए, वो पुरुष पात्रों के परिचय। चाणक्य विष्णुगुप्त। तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौन था? मौर्य साम्राज्य का निर्माता था। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य सम्राट था। नंद कौन था? नंद मगध सम्राट था। फिर से देखिए एक बार दोस्तों। देखिए चाणक्य विष्णुगुप्त कौन था? मौर्य साम्राज्य का निर्माता। क्योंकि पात्र आप लोगों को पूरे याद होने चाहिए, ये समझ लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य विष्णुगुप्त कौन था? मौर्य साम्राज्य का निर्माता। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य सम्राट था। नंद कौन था? मगध सम्राट था। राक्षस कौन था? राक्षस कौन था? याद करिए दोस्तों, मगध का अमात्य था राक्षस, मगध का अमात्य। वररुचि कात्यायन कौन था? ये भी मगध का अमात्य था।
और सकटार कौन था? सकटार मगध का मंत्री था। सकटार मगध का मंत्री था। आम्भिक कौन था? आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार था। सिंहरण कौन था? सिंहरण कौन था? मालवगढ़ मुख्य का कुमार था। और पर्वतेश्वर कौन था? पर्वतेश्वर कौन था? फिर देखिए दोस्तों, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा था। ग्रीक ऐतिहासिकों का पोरस, ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार उसका नाम पोरस था। और उसका नाम पोरस और पर्वतेश्वर एक ही व्यक्ति के नाम है। तो कौन था? पंजाब का राजा था। सिकंदर कौन था? ग्रीक विजेता था। फिलिप्स कौन था दोस्तों? तो फिलिप्स सिकंदर का सत्रप था, मतलब उसका पिता था। मौर्य सेनापति कौन था? चंद्रगुप्त का पिता। मौर्य सेनापति कौन था? चंद्रगुप्त के पिता क्या थे? मौर्य सेनापति। एनीसा कोटीज कौन था? सिकंदर का सहचर था। और देखिए, देवबल नागदत्त गढ़मुख्य साइबर्टियस, ये कौन था? मालव गणतंत्र के पदाधिकारी थे। कौन कौन? देवबल, नागदत्त, गढ़मुख्य, साइबर्टियस, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी थे। और देखिए दोस्तों, साइबर्टियस और मेगास्थनीज ये कौन थे? ये यवन दूत थे। ये लोग साइबर्टियस और मेगास्थनीज कौन थे? यवन दूत थे। गांधार नरेश कौन था? आम्भिक के पिता का क्या कौन थे? गांधार नरेश आम्भिक का पिता था। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस की पुत्री से ही क्या कहते हैं, कार्नेलिया से ही चंद्रगुप्त का विवाह होगा। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। और दांड्यायन कौन था? दांड्यायन एक तपस्वी था। ये दोस्तों हो गए पुरुष पात्र। अब स्त्री पात्र देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक के। आप लोग जब देखते होंगे दोस्तों की कोचिंगों में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ खाली पात्र परिचय लिखवा दिया जाता है कि पुरुष क्या कहते हैं कौन है, पुरुष पात्र कौन है और स्त्री पात्र कौन है, उनका परिचय लिखवा दिया जाता है। लेकिन हम पूरे विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम सभी कुछ देखेंगे। स्त्री पात्र में देखिए दोस्तों, अलका। तो अलका कौन है दोस्तों? तक्षशिला की राजकुमारी। फिर देखिए दोस्तों, अलका। तो अलका कौन है? ये याद करिए पूरे, ये याद होना चाहिए। दो बार आप लोग देखिए। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी कौन है? सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या। सुवासिनी कौन है? यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है भाई? क्वेश्चन पेपर में आता क्या? पात्र परिचय ही तो आता है, और कोई उसमें कथानक उठा लेते हैं। तो ये तो पूरे आप लोगों को याद ही होना चाहिए। तो अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या। कौन है सुवासिनी? सकटार की कन्या। और कल्याणी, कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी। कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी। कौन है कल्याणी? मगध राजकुमारी है। और देखिए दोस्तों, नीला, लीला। नीला और लीला कौन है? कल्याणी की सहेलियां हैं। तो कल्याणी की सहेलियां कौन कौन है? नीला और लीला। मालविका कौन है? मालविका सिंधु देश की कुमारी है। ये आप लोग पहले पूरे पात्र याद कर लिए, तब आप लोगों को नाटक पढ़ने में मजा आएगा। तो मालविका कौन है? सिंधु देश की कुमारी। मालविका कौन है? सिंधु देश की कुमारी। और कार्नेलिया जो इस नाटक की नायिका है, इस नाटक की नायिका दोस्तों कौन है? देखिए, इस नाटक की नायिका ही है कार्नेलिया। ये दोस्तों, तो कार्नेलिया कौन है? सिकंदर की वो सेल्यूकस की कन्या। इसी से चंद्रगुप्त का विवाह होगा, कार्नेलिया से। तो कार्नेलिया कौन है? सेल्यूकस की कन्या। ये याद रखिएगा। मौर्य पत्नी कौन है? चंद्रगुप्त की माता। और एलिस कौन है? कार्नेलिया की सहेली। एलिस कौन है? ये कार्नेलिया की सहेली। और नीला और लीला ये कौन है? नीना और लीला कौन है? ये कल्याणी की सहेली है। और एलिस कौन है? कार्नेलिया की सहेली है। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिया क्या कहते हैं, पात्र परिचय। पुरुष के इतने पात्र परिचय थे और स्त्री के पात्र, सभी का परिचय हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रथम अंक। अब यहाँ दोस्तों शुरू होता है चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक। आप लोगों का वास्तविक नाटक यहीं से शुरू हो रहा है। अब आप लोग पढ़िएगा। तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक यहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक का शुरू हो रहा है। देखिए, स्थान क्या है? तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। प्रथम अंक का स्थान क्या है? तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। देखिए, चाणक्य
सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में, चाणक्य क्या कह रहे हैं, चाणक्य के स्थान क्या है, पहले प्रथम अंक में स्थान कहाँ से शुरू हो रहा है नाटक, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ कहाँ से शुरू हो रहा है, प्रथम अंक में शुरू कहाँ से हो रहा है नाटक, तो शुरू हो रहा है नाटक स्थान तक्षशिला, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण, यहाँ से शुरू हो रहा है नाटक। अब देखिए चाणक्य, तो चाणक्य क्या कह रहे हैं, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को, अकिंचन दोस्तों किसे कहते हैं, गरीब जिसके पास कुछ भी न हो उसको अकिंचन कहते हैं, तो भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरुदक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण क्या कहता है, आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्र की, क्या कह रहा है सिंहरण, आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य कहते हैं अच्छा अब तुम मालव जाकर क्या करोगे, तो सिंहरण कहता है अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली। आप लोग देखिए एक बार, पहले आप लोगों को भूल गया होगा कि सिंहरण है कौन, देखिए तो सिंहरण कौन है, मालवगढ़ मुख्य का कुमार है। कौन है सिंहरण, याद करिए, सिंहरण मालवगढ़, देखिए सिंहरण कौन है, सिंहरण है मालवगढ़ मुख्य का कुमार, ये सिंहरण है जिससे चाणक्य की चर्चा हो रही है। फिर देखिए शुरू से देखिए तभी आप लोगों को मजा आएगा। चाणक्य, सौम्य कुलपति ने मुझे, चाणक्य कह रहे हैं सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरुदक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण कहता है आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य कह रहे हैं अच्छा अब तुम मालव जाकर क्या करोगे, तो सिंहरण कहते हैं अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य कह रहे हैं मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा, क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं। सिंहरण कहता है मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ, आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कूचक और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंडराज द्वेष से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आम्भीग और अलका का प्रवेश, तो आम्भीग कौन है, आम्भीग तक्षशिला का राजकुमार है, हैं? और अलका कौन है, तो अलका कौन है, तक्षशिला की राजकुमारी। देखिए आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, देखिए अलका, अलका कौन है, तो अलका है दोस्तों, अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। अलका कौन है, तक्षशिला की राजकुमारी। पात्र जब तक याद नहीं होंगे आप लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा नाटक पढ़ने में, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को बार बार पात्रों को याद करा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में पात्र ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अलका कौन है, तक्षशिला की राजकुमारी, अब याद रखिएगा अलका कौन है, तक्षशिला की राजकुमारी। और आम्भिक कौन है, देखिए आम्भिक कौन है, तक्षशिला का राजकुमार। आम्भिक कौन है, तक्षशिला का राजकुमार। अब आइए दोस्तों आगे, तो सहसा दोस्तों आम्भीक और अलका का प्रवेश। आम्भीक कैसा विस्फोट, युवक तुम कौन हो, सिंहरण को कह रहे हैं। आम्भिक कह रहा है, आम्भिक दोस्तों देशद्रोही है, देखिएगा आप लोग आगे। तो आम्भिक कैसा विस्फोट, युवक तुम कौन हो, सिंहरण को कहता है। सिंहरण कहता है एक मालव। आम्भिक नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण कहता है तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आम्भिक देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो। सिंहरण कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों को का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आम्भिक परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे, और चाणक्य क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है। चाणक्य चुप रहता है। आम्भिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न में पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य कहता है राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है।
वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। अंबिक, वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय, इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही। आंभिक, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सुखा रहे हो। सिंहरण, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं बालहीक तक। आंभिक, बस बस दूरधर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है। सिंहरण, कुछ नहीं। आंभिक, नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार, अलका। अलका दोस्तों कौन है? अलका है आंभिक की बहन। भाई, इस वन्य निर्भर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी इस प्रहरणीय है, जाने दो। आंभिक, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण, हाँ हाँ रहस्य है, यवन आक्रमणकारियों के हाँ रहस्य। सिंहरण कहता है, यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्मीकि तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आंभिक पैर पटक कर, ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण, कदापि नहीं मालव, कदापि बंदी नहीं हो सकता। आंभिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, चंद्रगुप्त आ जाता है दोस्तों अचानक। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। यह क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग से, वह तो स्वर्ण से भर गया है। आंभिक, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, क्यों? क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? आंभिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंभिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुँचेगा। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध आंभिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मागध हैं और यह मालव, अच्छा होता है कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होता। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पद दलित होंगे? आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में सल के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर, पंचनद मतलब पंजाब दोस्तों। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर, पर्वतेश्वर कौन? वही पोरस, ग्रीक इतिहास में इसका पोरस नाम मिलता है, पंजाब का राजा। पंचनद नरेश
पंचनद दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नदियों का आब है, 2 आब है, इसलिए पंजाब उसका नाम पड़ा है। तो पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुब्ध हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ ना कर सकेंगे। चाणक्य साधु तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा। और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका आती है। मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंहरण क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका किंतु मनुष्य को, अलका कहती है, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निष्कास हृदय वाला हो जावेगा, नहीं कहा नहीं जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका मालव तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हूँ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यही क्या समग्र आर्यावर्त है, इसलिए मैं। अलका आश्चर्य से क्या कहते हो? सिंहरण गांधार आर्यावर्त में से भिन्न नहीं है, इसलिए उनके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल से स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं से में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। दोस्तों यहाँ पे आप अलका को देखेंगे जो आंभिक की बहन है, राजकुमारी अलका है। ये दोस्तों इसका चरित्र यहाँ पे बहुत अच्छा है, वो देशभक्त है और आंभिक यहाँ पे देशद्रोही निकलेगा। सिंहरण कहता है, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे इस नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना ना पार कर सकती, अलका, मैं चेष्टा करूँगी। वीर, तुम्हारा नाम? सिंहरण मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। तो दोस्तों सिंहरण अपना यहाँ परिचय अलका को देता है। अलका, अच्छा फिर कभी। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप कि अलका का कितना अच्छा चरित्र है, एक दूसरे से कितना अच्छे वार्तालाप हो रहा है सिंहरण और अलका का। अलका कहती है, मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम? तो सिंहरण अपना नाम क्या बताता है यहाँ पे देखिए, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। तो दोस्तों कौन है ये मालवगढ़ के जो राष्ट्रपति हैं उनका पुत्र है सिंहरण। अलका, अच्छा फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। अलका और सिंहरण एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। दूसरा, मगध सम्राट का विलास कानन। यह दोस्तों दूसरा यहाँ पे है, दूसरा दृश्य है। कुल मिला के सबसे ऊपर आप लोगों को पता होगा नाटक में अंक होता है दोस्तों, अंक के बाद दृश्य होता है, तो ये दूसरा दृश्य है। आप लोगों ने नाटक के अंग पढ़े होंगे, नाटक के भाग। तो नाटक में दोस्तों सबसे पहले अंक होता है, कितने अंकों में है नाटक, उसके बाद दृश्य होता है कि कितने दृश्यों में है। आप लोगों को याद रखना है कि इस चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं और कितने दृश्य हैं। पहले अंक में कितने दृश्य हैं ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो दूसरा दृश्य देखते हैं, मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद, नंद दोस्तों कौन है? मगध सम्राट। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है नंद। वाह, यह अच्छा उलाहना रहा। अनुचर से, मूर्ख, अभी और कुछ सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों के अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चपक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। तो राक्षस और सुवासिनी का यहाँ प्रवेश होता है, पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस दोस्तों कहता है, सुवासिनी एक पात्र और चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं अब मैं ना संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? राक्षस कहता, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी कहती है, मेरी एक इच्छा है। आप लोग पहले देख लीजिए कि सुवासिनी है कौन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्त्री पात्र में नहीं आप लोग भूल जाते हैं कि कौन है सुवासिनी। देखिए सुवासिनी दोस्तों कौन है? सुवासिनी सकटार की कन्या है। फिर देखिए दोस्तों, इसको याद करिए आप लोग। देखिए सबसे पहले अलका, जिसके बारे में हमने पिछले पढ़ा था। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। और सुवासिनी कौन है? तो सुवासिनी कौन है दोस्तों? सकटार की कन्या। सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या। सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या। सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या। और कल्याणी दोस्तों कौन है? कल्याणी का भी याद रखिएगा। कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी। कल्याणी कौन है? मगध की राजकुमारी। नीना और लीला कौन है? कल्याणी की सहेलियाँ। मालविका कौन है? तो मालविका कौन है दोस्तों? मालविका सिंधु देश की कुमारी है। मालविका कौन है? सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया कौन है? सेल्यूकस की कन्या। और मौर्य पत्नी कौन है? चंद्रगुप्त की माता। और एलिस कौन है? एलिस कार्नेलिया की सहेली है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए राक्षस, आप लोगों को पता ही है कि राक्षस कौन है? मगध का अमात्य है। आप लोगों को राक्षस के बारे में पता है कि राक्षस मगध का अमात्य है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरे दृश्य में थे। ये तो सुवासिनी कहती है, सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या। राक्षस कहता है, सुवासिनी एक पात्र और चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं अब मैं ना संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? तो सुवासिनी कहती है, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? एक नागरिक। क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छता की लालसा है सुवासिनी। अच्छा तो अभिनय के साथ, सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कचका अभिनय करना पड़ेगा। एक और तुम देवयानी क्यों? यही ना, राक्षस सचमुच राक्षस होगा यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा नहीं मूर्ख आर्य। राक्षस कहे, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपरयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तो ये दोस्तों यहाँ पे गान है, ये किसका है? ये याद रखिएगा, सुवासिनी का है। ये पूछा जाता है, सुवासिनी का है ये गान। क्या कहते हैं? तुम कनक किरण के अंतराल में। दोस्तों ये किसका गान है? सुवासिनी का। पहला गान किसका है नाटक में? सुवासिनी का। सुवासिनी कौन है? सकटार की कन्या है। ये लोग, मैं आप लोगों को इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इसको पूरे ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सुवासिनी का भाव सहित गान क्या है? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्व
फिर देखिए, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, लुक छिप कर चलते हो क्यों। नतमस्तक गर्व वहन करते, नतमस्तक गर्व वहन करते। यौवन के घन रसकन दरते, यौवन के घन रसकन दरते। हे लाज भरे सौंदर्य, हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों, बता दो मौन बने रहते हो क्यों। अधरों के मधुर कगारों से, अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में। मधुसरिता सी यह हंसी, मधुसरिता सी यह हंसी, तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, तरल अपनी पीते रहते हो क्यों। वेला विभ्रम की बीत चली, वेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, रजनीगंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित, अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल दुकुल कलित हो यूँ छिपते हो क्यों, दुकुल कलित हो यूँ छिपते हो क्यों। साधु साधु की ध्वनि, नंद उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या। सुवासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस। नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, बसंतोत्सव की रानी की आज्ञा में तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब। सुवासिनी पात्र भर कर देती है। सुवासिनी गान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। दोस्तों, ये पूछा जाता है पेपरों में, आप लोग नेट का पेपर देख लीजिए पिछले साल का, उसमें पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब ये गान किसका है दोस्तों, देखिए, सुवासिनी गान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। ये कौन गा रहा है, पहला किसने गाया था, सुवासिनी ने। अब कौन गा रहा है, राक्षस गा रहा है। निकल मत बाहर दुर्बल आह, निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का गीत, लगेगा तुझे हंसी का गीत। शरद नीरद माला के बीच, शरद नीरद माला के बीच, तड़प ले चपला सी भयभीत, तड़प ले चपला सी भयभीत। पड़ रहे यह पावन, पड़ रहे पावन, पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, पड़ रहे पावन प्रेम फुहार। जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी हूँ दूर, संभाले चल कितनी हूँ दूर। प्रलय तक व्याकुल हो ना धीर, प्रलय तक व्याकुल ना हो अधीर। असुरमय सुंदर विरह विरह निशीथ, असुरमय सुंदर विरह निशीथ। भरे तारे न ढुलकते आह, भरे तारे न ढुलकते आह। न उफना दे आंसू हैं भरे, न उफना दे आंसू हैं भरे। इन्हीं आँखों में उनकी चाह, इन्हीं आँखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें, काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए ना हे भगवान, लगन लग जाए ना हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, पपीहा का पी सुनता कभी। अरे कोकिल की देख दशा ना, अरे कोकिल की देख दशा ना। हृदय है पास सांस की राह, हृदय है पास सांस की राह। चले आना जाना चुपचाप, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत उसे, अरे छाया बन छू मत उसे। भरा है तुझमें भीषण ताप, भरा है तुझमें भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अविनीत, हिलाकर धड़कन से अविनीत। जगा मत सोया है सुकुमार, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, देखता है स्मृतियों का स्वप्न। हृदय पर मत कर अत्याचार, हृदय पर मत कर अत्याचार। ये दोस्तों राक्षस गा रहा है। अब देखिए, कई नागरिक स्वर्गीय आमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद, क्या कहा, वक्रनाश का कुल। नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातृपुत्र हैं। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे आमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो, उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, आमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। तो सुवासिनी कौन है, सकटार की कन्या। अब दोस्तों तीसरा दृश्य देखते हैं। तो फिर याद रखिए, प्रथम अंक का हम तीसरा दृश्य देख रहे हैं।
प्रथम अंक का तीसरा दृश्य देख रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर चाणक्य प्रवेश करके, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी ना रहे, कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश, प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम, इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो। चाणक्य, ये घर है जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है, यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी युवक, प्रतिवेशी कहता है, युवक क्या तुम किसी को खोज रहे हो। चाणक्य, हाँ खोज रहा हूँ, यहीं झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो। चड़क दोस्तों कौन है, चड़क चाणक्य के पिता का नाम है, ये याद रखिएगा। प्रतिवेशी सोच कर बोलता है, ओहो कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री सकटार के लिए। क्या दोस्तों कह रहा है प्रतिवेशी सोचकर, ओहो कई बरस हुए, चड़क के बारे में दोस्तों, चाणक्य के पिता के बारे में बात हो रही है। ओहो कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध, तो चड़क ने दोस्तों उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री सकटार के लिए दोस्तों वे प्रचार करता था उसके विरुद्ध, नंद के विरुद्ध। और सकटार की कन्या ही है का क्या नाम है, सुहासिनी। उसने सुना कि राजा ने सकटार का बंदी गृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया, सबसे कहने लगा कि यह महापद्मनंद का जारज पुत्र नंद, महापद्मनंद का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है, नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा तब क्या हुआ। प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया, सो भी कब। एक दिन प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया, सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा, अहेर दोस्तों किसको कहते हैं, आखेट अहेर, आप लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ा होगा, तो आखेट दोस्तों जो करने, आखेट को ही अहेर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसी का तत्सम ये तत्सम तद्भव है आखेट अहेर। तो प्रतिवेशी कह रहा है वह पकड़ा गया, सो भी कब पकड़ा गया, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए, मतलब आखेट की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मणों को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने ना ही माना। नंद ने भी चढ़कर उसका ब्राह्मणस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है, जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी, तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ सकटार का कुटुंब कहाँ है। चाणक्य पूछ रहा है, होने दो, परंतु यह तो बताओ सकटार का कुटुंब मतलब परिवार पूछ रहा है। चाणक्य पूछ रहे हैं प्रतिवेशी से कि सकटार का कुटुंब कहाँ है। प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो, अरे राजकोपानल में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था, छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुहासिनी कहाँ है। चाणक्य पूछ रहा है प्रतिवेशी से कि एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुहासिनी कहाँ है। तो प्रतिवेशी जोर से हंसता है, युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी ना रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता, जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी ना रह गई, सुहासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है।
क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर एक बार चंद्रगुप्त, तो ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं नहीं, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कृषक बनूँगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूँ देख कर यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल का सहस्रों भावरिया लिपटी हुई है, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा सकता है। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंभा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। ये दोस्तों चौथा अंक। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त जो नाटक है दोस्तों, इस चंद्रगुप्त नाटक में दोस्तों प्रथम अंक में दोस्तों 11 दृश्य हैं। प्रथम अंक, तो जो दोस्तों प्रथम अंक है, इस प्रथम अंक में दोस्तों 11 दृश्य हैं। 11 दृश्य हैं। आप लोगों को पता होगा कि नाटक में दोस्तों सबसे पहले नाटक होता है। नाटक में दोस्तों अंक होता है, अंकों में विभाजित होता है। अंकों के बाद उसमें दृश्य होते हैं। तो हम लोगों ने 3 दृश्यों का दोस्तों अध्ययन कर लिया है। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि 50 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है, तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि अब जो इसके 11 दृश्यों में पहला अंक बटा हुआ है, तो इसके जो अगले मतलब दृश्य हैं, 3 दृश्य हम देख चुके हैं, अब हमको चौथा दृश्य देखना है। तो मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि अगले वीडियो में हम चौथे दृश्य से इसका अध्ययन करना शुरू करें, क्योंकि याद रखिएगा ये लोग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम अंक में चंद्रगुप्त नाटक में कितने दृश्य हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 11 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 11। तो इसके जो बाकी है मतलब इसके आगे का भाग हम आगे का दृश्य हम चौथे दृश्य से अगले वीडियो में अध्ययन करें, मैं ये चाहता हूँ। तो आप लोग दोस्तों तब तक चैनल में बने रहिए। और परिचय के 2 भी हमने सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो जो चंद्रगुप्त नाटक का है उसका मैं देखने का आप लोगों को क्रम बताए दे रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद परिचय। परिचय में पार्ट 1, परिचय पार्ट 2, परिचय पार्ट 3, परिचय पार्ट 4, और फिर उसमें दिया हुआ है चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद प्रथम अंक, दृश्य के बाद फिर क्रमांक 1 2 3 इस तरह करके लिखा हुआ है। तो उस क्रम में दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में देखते चले आइए, तब आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर मिलते हैं इसके आगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।